नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे हैं। बिहार के बेगूसराय में है। हमारा आज का ये मुख्य मुद्दा ये है कि हम शिक्षकों पे बात कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि बिहार घूमते समय जहाँ भी मौका मिलेगा मैं नियोजित शिक्षकों पर बातचीत ज़रूर करना चाहूँगा। और इसी कड़ी में हमारे साथ कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता शत्रुघ्न प्रसाद सर हैं। एक परिचय और है, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव हैं और इनसे बेहतर नियोजित शिक्षकों पर बातचीत करने के लिए मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई दूसरा मिलेगा। मैं आया तो था यहाँ पे किसी और मुद्दे के लिए, पर जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने सोचा कि मैं सर का एक इंटरव्यू लेके जाऊँ उन शिक्षकों के लिए जो लगातार पिछले 17 सालों से संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है। लेकिन इसमें बहुत कुछ है, कई तरह से गलतियां शिक्षकों की भी हैं और ज़्यादातर सरकार की भी हैं। तो मैं इन सभी पहलुओं पर बेहतर तरीके से सर से जानना चाहूँगा कि 2003 में जब नियोजित शिक्षकों को शिक्षा मित्र के रूप में उन्हें नियुक्ति दी गई, बाद में उन्हें नियोजित शिक्षक का मानक मान के आगे बढ़ा दिया गया, क्या परिस्थितियां रहीं कि आज भी नियोजित शिक्षकों को जो उनका मुख्य मुद्दा है कि समान काम समान वेतन, वो उन्हें नहीं मिल रहा है? देखिए, ये किसी भी देश अथवा सरकार की जो शिक्षा नीति होती है वह उस देश की आर्थिक नीति के ही आधार पर चलती है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में, या कहिए उनके वित्त मंत्रित्व काल में, जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, तभी निजीकरण, बाजारीकरण, भूमंडलीकरण की नीति कांग्रेस सरकार ने ही शुरू की। और 2014 से भारतीय जनता पार्टी ने उसमें और भी तेजी ला दी, पंख लगा दिए और पूरे देश की शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों की नीति, श्रम नीति सभी बुरी तरह प्रभावित होने लगी। शिक्षा मित्र की अवधारणा से स्पष्ट हुआ कि अब कोई इस देश में शिक्षक नहीं होगा, वह किसी का मित्र होगा। किसका मित्र होगा? छात्र का भी नहीं, अभिभावक का भी नहीं, शिक्षा का मित्र होगा। शिक्षा तो अपने आप में व्यापक है, उसे तो किसी की दुश्मनी है नहीं। ये शब्द, इसकी परिभाषा जिस व्यक्ति ने की, उसे शिक्षा और संस्कृति, इसकी व्यापकता की कोई जानकारी नहीं। मैं कहता हूँ बौद्धिक जाहिलपन है यह सरकार के उन लोगों के। हाँ, बौद्धिक जाहिलपन, विवेकहीन, ज्ञान शून्य, संवेदना शून्य, यह किसी भी सरकार का फैसला है। क्या था तत्कालीन, अब स्वर्गीय हो गए, अर्जुन सिंह जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे तभी उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, कांग्रेस पार्टी के थे, और वे भारत सरकार के भी मानव संसाधन मंत्री थे। वहीं से उधार ले लिया तत्कालीन राजद सरकार, लालू राबड़ी की सरकार, और उनकी बहाली 1500 पर हुई। बाद में जब माननीय नीतीश कुमार आ गए 2006 में, और वे अपने मित्र मदन मोहन झा जो स्वर्गीय हो गए, उनको उन्होंने शिक्षा विभाग का प्रधान सचिव बनाया। बड़े ही ईमानदार, संवेदनशील और शिक्षकों के प्रति अति सम्मान, अति गरिमा प्रदान करने वाले व्यक्ति थे। लेकिन उस आदमी को भी दबोच दिया गया माननीय नीतीश कुमार, और तत्कालीन थे मुख्य सचिव कंग साहब, जीएस कंग। हाँ, उनके दिमाग में क्या भूत सवार हो गया कि शिक्षा को पंचायती राज में देना चाहिए। चूँकि भारत के संविधान
में जो संशोधन हुआ उसमें अनुसूची बनाई गई, अनुसूची 11 और अनुसूची 12। अनुसूची 11 में माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा, इतना ही लिखा हुआ है जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं पंचायत के, अधिकार जो निर्धारित किए गए हैं। और वही जो 12 में है वो नगर निकाय का अधिकार है, उसमें शिक्षा नहीं है। शहरी निकाय में जो अधिकार हैं निकाय को, उसमें शिक्षा नहीं है। केवल देहात के लिए, यानी देहाती विद्यालय निजी के हाथों में चलेंगे और शहरी अमीर वर्ग के बच्चे वो सरकारी विद्यालय में लेंगे, जबकि सरकारी विद्यालय की शिक्षा गरीबों के लिए है। चूँकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार है। यह तत्कालीन न्यायाधीश उन्नी कृष्णन के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में संशोधन किया गया और यह संशोधन बड़ा ही मौलिक था। चूँकि 21 जो है अनुच्छेद, यह है प्राण रक्षा का अधिकार, और उसके बाद जोड़ा गया 21A। क्यों उसी जगह जोड़ा गया? और भी जगह तो जोड़ा जाता, मौलिक अधिकार जब बनाया तो कहीं भी जोड़ा जाता। प्राण रक्षा का अधिकार देश के प्रत्येक नागरिक का, अर्थ क्या? लाइफ विथ डिग्निटी, मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का मौलिक अधिकार। और किसी भी नागरिक को मानवीय गरिमा तभी मिलती है जब वह नागरिक शिक्षित हो, यानी शिक्षा का अधिकार मानवीय गरिमा के साथ, और उसके साथ जो जुड़ेंगे शिक्षक, उनका भी सम्मान मानवीय गरिमा के साथ। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी है। कैसा हम देंगे नागरिक? तो गरिमा युक्त देंगे, और सबों को देंगे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अवसर की समानता, और सबों में मानवीय गरिमा। और इसी मानवीय गरिमा को प्रस्तावना के बाद मौलिक अधिकार में लिया गया। लेकिन पूरे देश के शिक्षकों के साथ जो दुर्व्यवहार, जो उनकी उपेक्षा, उनकी प्रताड़ना, उनका अपमान हो रहा है, मानवीय गरिमा, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के प्रस्तावना की घोर अवहेलना देश की सरकार और राज्य की सरकार कर रही है। विस्तार में नहीं जाकर के दो जो फैसले हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले हुए, उस सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में था कि समान काम जो करेगा उसको समान वेतन मिलना चाहिए। वो खेहर का जजमेंट। और ये बोर्डवे जो अभी मुख्य हैं, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, ये भी उस बेंच में थे। और उसी के आधार पे पटना उच्च न्यायालय ने, जो 2009 में ही इस देश का पहला संगठन है बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, जिन्होंने समान कार्य के समान वेतन की याचिका माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर की 2009 में। इस राज्य का कोई प्राथमिक शिक्षक संगठन, कोई दूसरा संगठन या देश का कोई संगठन नहीं किया। और वह शिक्षकों के हक में पटना उच्च न्यायालय ने नियोजन नियमावली को निरस्त कर दिया और कहा जो पुराने शिक्षक काम करते हैं, जो विषय पढ़ाते हैं, वही विषय, वही योग्यता नए शिक्षकों में है, इसलिए इनको वही वेतनमान और सम्मानजनक वेतनमान मिलना चाहिए। सरकार में तूफान खड़ा हो गया, सारी शक्ति लगा दी राज्य सरकार। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि भारत की सरकार ने महान न्यायवादी, भारतीय संविधान में जिनका संवैधानिक पद है, अंग्रेजी में जिसको अटर्नी जनरल कहते हैं, वेणुगोपाल को खड़ा कर दिया शिक्षकों के सम्मान का अपहरण करने के लिए।
शिक्षकों को सम्मानजनक वेतनमान नहीं दें। 24 दिनों तक बहस चली, बड़े बड़े वकील करोड़ों रुपये, और सरकार ने भी 1 दर्जन से ज़्यादा बड़े बड़े वकीलों को बहाल किया। शिक्षकों के हक को छीनने के लिए भारत की सरकार और बिहार की सरकार ने एक साथ शिक्षकों को अपना शत्रु समझ के शत्रुवत व्यवहार किया, जैसे कि युद्ध हो रहा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध। इससे बढ़ के अपमानजनक, लज्जाजनक, शर्मनाक, कलंकित इतिहास इस देश में दूसरा कोई नहीं है। अब आ जाइए, अब तो सर्वोच्च न्यायालय में क्या क्या होता है। लोग कहते हैं मानहानि होगी, लेकिन सब कुछ के बावजूद सरकार के पक्ष में अधिक फैसले हो रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय जब मौलिक अधिकार की रक्षा करने में असफल हो जाए, सर्वोच्च न्यायालय उस सरकार, जिस सरकार ने MA, DLED, PhD उच्चतर योग्यताधारी शिक्षकों को उचित तनख्वाह नहीं दे, जिनके पास ज्ञान है, कौशल है, कम तनख्वाह दे के, कम पारिश्रमिक दे के, कम मजदूरी दे के, यह है शोषण। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में शोषण के विरुद्ध भी अधिकार है कि आप किसी के परिश्रम, किसी की मजदूरी के साथ शोषण नहीं करेंगे। उसके काम के मुताबिक, उसकी योग्यता के मुताबिक, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, आपको समान वेतन देना ही पड़ेगा। उसका भी उल्लंघन किया। सर, इस दौरान, इस पूरी घटनाक्रम के दौरान मैंने सुना 60 से ज़्यादा शिक्षकों की मौत भी हो गई है। क्या ऐसी परिस्थिति में भी सरकार इस पर राजनीति करेगी? हाँ, सरकार संवेदनशील है। 64 शिक्षकों की भूख से मृत्यु हो गई। एक तो झारखंड के अनुसूचित जनजाति के शिक्षक औरंगाबाद में थे, जिनकी मौत की जब दुखद सूचना मुझे मिली, मैंने अपने जिला सचिव, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य को भेजा, और भी आसपास के शिक्षक गए। देखा उनकी एक बेटी जो 10वीं वर्ग की, उसने परीक्षा दी थी, उसको पूछा, बेटी तुमने नाश्ता किया? उस बेटी की आंखों से आंसू टपकने पड़े। कहा, अंकल आज मेरा 3रा दिन है कि मैं भूखी हूँ। 3रा दिन है, अन्न के दर्शन नहीं हुए। मेरे पिता के पास पैसे नहीं थे, इनको शुगर की दवाई लेनी थी, तनख्वाह 3 महीने से नहीं मिली, इसलिए दवा नहीं खरीदी जा सकी, और जो भी खाने का था सब अनाज खत्म हो गया। दुकानदार उधार नहीं दे रहा है। अंत में पापा ने जान दे दी। और ऐसे उसी तरह से हाजीपुर के शिक्षक, सुना कि हमको सरकार ने निलंबित कर दिया, अपने हक की हिफाजत के लिए वो दुनिया से चले गए। इसके बावजूद हमने मुआवजा की मांग की कि 4 लाख दीजिए, उसके परिवार के भरण पोषण के दीजिए, अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। इतना ही नहीं, 30,000 शिक्षकों के विरुद्ध निलंबन और अपराधी घोषित करके उस पर प्राथमिकी दर्ज की गई। अभी लड़ते लड़ते किसी तरह से निलंबन और प्राथमिकी, और अभी भी लटकी हुई है तलवार। किसी पर कहता है कि हिंसा कर दी, किसी पर कह रहा है तोड़ फोड़ कर दी, साजिश के तौर पर अभी भी शत्रुवत व्यवहार। और अभी क्वारंटाइन सेंटर में हम लोग मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। शिक्षकों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। मैंने 50 लाख की बीमा की हम लोगों ने मांग की है, कोई सुनवाई नहीं। जबकि अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के लिए यह सुविधा है, लेकिन शिक्षक को आज भी यह सरकार गुलाम समझती है। लेकिन जो असंतोष गहराया है शिक्षक पर, जो 4 लाख शिक्षक हैं उन पर आश्रित 20 लाख उनके परिवार के सदस्य हैं, ये असंतुष्ट हैं, आक्रोशित हैं। लेकिन अभी राष्ट्रीय संकट है, महामारी है, हम इसमें सकारात्मक सहयोग कर रहे हैं मानवता के व्यापक हित के लिए। हमने अभी आंदोलन स्थगित किया है, सरकार से किसी बिंदु पर कोई समझौता नहीं हुआ। हम
जब सामान्य स्थिति होगी फिर लड़ेंगे और हम अपनी मांगों को हासिल करेंगे। शिक्षकों की यह जो मांगे हैं यह केवल उनके व्यक्तिगत जीवन की खुशहाली की नहीं है, उनके परिवार की केवल ये है सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई। यह है समान शिक्षा, सबको एक समान शिक्षा दो, एक समान वेतन दो। पूरे सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि गरीब के बच्चे जिन सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं इनका हम निजीकरण करने नहीं देंगे। पंचायती राज व्यवस्था खत्म करो। हम सरकारी शिक्षक हैं, सहायक शिक्षक का दर्जा दो। 14 साल तक प्रधानाध्यापक हैं ही नहीं बिहार में, बिना प्रधानाध्यापक विद्यालय चला रहे हैं, कोई प्रोन्नति नहीं दी जा रही है। और जो 7वें वेतन आयोग की सिफारिश है उसको हम लोग कह रहे हैं लेवल 7 और 8 माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए उसको हम लोग स्वीकृत कराएंगे, सेवा शर्त का निर्धारण कराएंगे जिससे हम सुव्यवस्थित ढंग से चलाया जाए। लेकिन सरकार संवेदनशील रहे। हम चाहते हैं कि सकारात्मक रहे। शिक्षा केवल उनकी बपोती नहीं है, हम भारत के नागरिक हैं। आज देखिए केरल की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था दुनिया में मॉडल है। हम केरल जैसा ही चाहते हैं, साक्षरता दर हमारा 100% निर्धारित हो और देहात और शहर में कोई अंतर नहीं, समान वेतन सबको दो, स्कूलों की व्यवस्था करो। अभी क्या कर रही है सरकार? ट्रांसफ़र कर रही है, बहाली नहीं कर रही है। लाखों शिक्षक बेरोजगार प्रशिक्षित सड़क पर दौड़ रहे हैं। कभी इस परीक्षा को रद्द कर रही है सरकार, कभी उस परीक्षा को रद्द कर रही है। जो बेरोजगारी इस क्वारंटाइन के चलते 14 करोड़ से ज़्यादा लोग जो सड़क पर आ रहे हैं उनमें लाखों शिक्षक बिहार के भी शामिल हैं। और यह जो बेरोजगारों का गुस्सा फूटेगा, जो भीतर 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 अभी ज्वालामुखी का आकार ले रहा है, कोई भी सरकार नहीं टिकेगी। आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है, इसलिए सरकार को विधानसभा चुनाव के पहले समान स्थिति आने पर हम लोगों के साथ बैठे, हम सकारात्मक सहयोग करेंगे और हमारी लंबित मांगों पर विचार करें, अन्यथा आंदोलन को कोई रोक नहीं सकता है। 2 सवाल और हैं मेरे। ठीक है, जो सैलरी अभी मिल रही है, वो तो बढ़ने वाली अभी तो दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था तो सरकार ने बोला कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो 6,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त भार हमें पड़ जाएगा बिहार की गवर्नमेंट पे। इसमें मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जो अभी सैलरी मिल रही है उसी के आधार पे इन लोगों का अभी तक EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्यों नहीं कट रहा है? आखिर यही तो एक किसी भी व्यक्ति का आधार है कि जीवन के आखिरी पड़ाव में उन्हें कुछ मिल पाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में उनके साथ नहीं तो उनको प्रोन्नति है, नहीं पेंशन है, नहीं भविष्य निधि है। हाई कोर्ट का फैसला है कि सबों को देना पड़ेगा, कम से कम EPF की सुविधा दीजिए। अभी वे कह रहे हैं कि ये 15,000 का ही रेंज है EPF में, शिक्षक को इससे ज़्यादा मिलता है तो आप उसको ज़्यादा दे दीजिए। भविष्य निधि में पैसे नहीं। अभी जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं नियोजित शिक्षक खाली हाथ घर लौट रहे हैं। अब उसके बाद तो कोई आधार नहीं है। 60 साल उम्र व्यतीत होने के बाद सेवानिवृत्त उसके पिता खाली हाथ लौटते हैं। कोई उनके पास खेती नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कोई उद्योग धंधा नहीं है। ये आज तक तो देखा ही नहीं है। इसलिए हमारी जो मांगे हैं उन मांगों में यह भी शामिल है। इसमें अलग से कोई पैसा, प्रोन्नति देने में अलग से कोई पैसा नहीं लगेगा, सेवा शर्त समान करने में अलग से कोई पैसा नहीं लगेगा। ये सब तो रूटीन कार्य है सरकार का। ठेका मजदूरों को भी पेंशन मिलता है, वृद्धावस्था पेंशन मिलता है, विकलांग का पेंशन मिलता है। ये तो ज्ञानवान कौशल युक्त शिक्षक हैं, मेधा युक्त शिक्षक हैं, इनको न प्रोन्नति, न पेंशन, न भविष्य निधि। ये गुस्सा, ये असंतोष फूटेगा ही। आखिरी सवाल एक और, चुनाव नज़दीक है, अगर चुनाव से पहले सरकार इन शिक्षकों से मिलके बातचीत नहीं करती है, जो
शिक्षक संघ के लीडर हैं, आप हैं और भी जो भी लोग हैं, इनसे अगर बातचीत नहीं करती, एक अच्छा निष्कर्ष नहीं निकालती, तो चुनाव किन शिक्षकों के हाथ से करवाएगी? क्योंकि शिक्षक ही तो जाके सब चीज़ संभालने वाले हैं ना। यही सरकार के सामने यक्ष प्रश्न है। इनको जो निर्वाचन आयोग की घोषणा होगी बैठना ही पड़ेगा, मजबूरी बन जाएगी, उनकी मजबूरी है। और हम चाहते हैं कि आप बैठिए, आप हमारे लिए बैठिए और अपने लिए भी बैठिए, तभी सुशासन की मर्यादा रहेगी। नियोजित शिक्षकों पे हमारी बातचीत हो रही थी। वो सारी कहानियाँ, वो हर पहलू हमने छुआ और जानने की कोशिश की कि आखिर स्थिति कब, क्या और कैसे थी और किन परिस्थितियों में इन शिक्षकों के साथ ऐसे व्यवहार हो रहे हैं, दुर्व्यवहार हो रहा है सरकार के द्वारा। अब सरकार अगर अब भी ध्यान नहीं देती है और कोई निर्णायक इनके लिए, इनके पक्ष में फैसला नहीं आता है सरकार का, तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे थे।